हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं एंड आफ्टर दैट बेसिक डिस्कशन अब हमें डिस्कस करने हैं क्या, सारे की सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लास्ट प्रीवियस सेशन में होपफुली आपको याद होगा मैंने अपन ने डिस्कस क्या क्या किया था आपके साथ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। होल ओवर उसमें हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझा था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझा था, साथ साथ ही डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में उसकी पूरी फंक्शनिंग आपके साथ डिस्कस की गई थी। सो कम begin with the next part, that is all about the fundamental particles of atomic structure। आइए, तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में रीड करें तो आपको पता है कि एटम जो है, कौन थे एटम वाले जनाब? वही मिस्टर वाटरमेलन। और वाटरमेलन किसको पसंद था? जे थॉमसन को। बार बार मैंने एक ही चीज बताई थी, दिस इज योर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही बात चल रही थी। आफ्टर दैट अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम बात करें तो यही है एटम के फंडामेंटल पार्टिकल, कोई अलग से नई चीज ये नहीं है। व्हाट आर दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड होपफुली ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जब मैंने बताया था, पूरी उसकी डिस्कवरी आपके साथ डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज सच अ वेला कैंडिडेट इन एटम, मतलब कि कहें तो न्यूट्रल स्पेशी है लेकिन वेटेज पूरा है, इंपॉर्टेंस पूरी है। सो होल ओवर उसको कहते हैं आप 0। ठीक है, चलिए अब अगर इनकी मैं होल ओवर एक टेबल के फॉर्म में आपसे बात कर लूँ जहां पर इनके चार्ज भी मेंशन है, डिस्कवरर्स भी मेंशन है, मास भी मेंशन है, तो 1 to 1 एक बार इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करूं, सी होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। देखिए, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे तो कौन थे इसके डिस्कवरर? मिस्टर जे थॉमसन, वही वाटरमेलन फेवरेट बंदा। आ जाओ, इनको वाटरमेलन पता नहीं इतना ज़्यादा पसंद आ गया, या प्लम पुडिंग मॉडल कह लीजिए, किसी भी नेम से याद आ जाए, आपको याद रखना है जे थॉमसन। जैसे कि इनके नेम में भी 2 जे आते हैं तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थॉमसन इज न्यूट्रल वो थे नहीं। अब अगर चार्ज की बात की जाए, किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूं, तो आप कहेंगे इट इज नियरली अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
आपको याद रखना है इट इज 4.8 into 10 raised to the power minus 10 ESU. And in the case of unit, it is simply 1 unit for 1 electron. And why it is carries negative charge? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव स्पेशी है. Then after come to the mass, तो आप कहेंगे mass is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 in kgs. और अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, ये लीजिए 9.1 into 10 raised to the power minus 28. लेकिन क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो वो आपसे AMU के रिस्पेक्ट में भी पूछ लेते हैं. व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट. सो वो कितना होता है, इट इज नियरली अबाउट 0.00548. तो हम उसको कितना लेके चलते हैं, इन समहाउ 0.005. अब अगर मैं E बाय एम रेशो की बात करूं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज बाय मास रेशो, जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज भी, वो कितना होता है, दैट इज 1.76 इंटू 10 raised to the power 8 कूलम पर ग्राम. बिल्कुल ये डेटा याद रखना है, रट लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसी डेटे के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रोटॉन. प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से. इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट करते थे स्मॉल e विद नेगेटिव चार्ज, और आप कहते हैं उसको साथ साथ बीटा बी. प्रोटॉन को एक और टर्म में कहा जाता है, दैट इज आयोनाइज्ड H एटम. या तो ये पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ईदर दे आस्किंग यू बाय द नेम प्रोटॉन डायरेक्टली, और दे आर आस्किंग यू बाय द नेम आयोनाइज्ड H एटम, तो भी प्रोटॉन ही है, या फिर पूछ लिया जाए H प्लस, तो भी प्रोटॉन ही है. बात समझ में आ गई तीनों टर्म्स में. चलिए, किसने डिस्कवर किया था इसको, मिस्टर गोल्डस्टीन. देन आफ्टर कम टू द चार्ज, तो आप कहेंगे सेम -1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and in the terms of ESU it becomes 4.8 into 10 raised to the power minus 10 ESU. क्लियर है. चलिए, अब मास की बात कर लेते हैं प्रोटॉन की.
तो प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज है, इसका मास होता है इन केजीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये लीजिए 1000 से डिवीजन दे दीजिए। और अगर एएमयू में पूछा जाए तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर सिर्फ 0.2 का वेरिएशन होता है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 0.0005 बट इन द केस ऑफ प्रोटॉन इट इज 0.0075। ये लीजिए, ठीक है। या फिर सिंपली याद रख लीजिए फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन इट इज 1। अब बात कर लेते हैं E बाय एम रेशो की। तो E बाय एम रेशो याद रखना है इट इज 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। यूनिट्स याद रखनी है, बिल्कुल रखनी है। एक यूनिट कन्वर्जन, सारा खेल खत्म। आपने सारा सॉल्व कर दिया अच्छे से, और अगर आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया है, आंसर परमानेंटली यहाँ से डिलीट होगा हमारी तरफ से। क्यों डिलीट होगा? क्योंकि एग्जामिनर कहेगा आपने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपका आंसर है गलत। बात समझ में आ गई? सो सारे यूनिट टर्म्स याद रखने हैं। इन द केस ऑफ केजी और ग्राम तो बहुत इजी है। जब बात आएगी ESU, AMU, कूलम पर ग्राम में, तो आपको ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं जो सिखाए हैं। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का डिनोशन क्या है? सिंपली लिखें तो N से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इट इज बेस नॉट 0 N 1। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? कौन थे इसके डिस्कवरर? मिस्टर जेम्स चैडविक। ये थे जनाब जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। चार्ज आपको पता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। और इन द केस ऑफ मासेस इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इन केजीज, -24 इन द ग्राम्स, एंड इन द AMU इट इज 1। और होल ओवर E बाय एम रेशो की आप बात करेंगे तो एज इट इज सेज न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, मींस 0। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे चार्जेस, मास, सारी वैल्यूज़ मैंने डिफाइन की हैं एक ही टेबल फॉर्म में। तो आपको बार बार उस जगह पर नहीं घूमना है कि कहाँ से चार्ज देखना है, कहाँ से मास देखना है। न्यूमेरिकल में आए फट से क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कवर करते हैं। व्हाट इट इज़? फर्स्ट इज ESU, जो मैंने यूनिट टर्म में बात की। ESU का मतलब ही यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये पता है आपको क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फिर भी अगर आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है सिंपली फ्रॉम 1 कूलम टू ESU, तो आप कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? आपको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 10⁻⁹ से। क्लियर है? 3 इंटू 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी AMU यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी ESU में। तो ये देख लीजिए, AMU हमें पता है एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU के लिए अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और इन द केजीज मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑल्सो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ मास। किसके ऑर्डर की बात चल रही है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड होप यू नो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जी इज द न्यूट्रल कैंडिडेट। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ऑर्डर ऑफ मास अगर आपसे पूछ लिया जाता है, और अभी हम लोगों ने मास पूरी टेबल्स में देखे हैं, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जो होगा वो न्यूट्रॉन का होगा, देन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑर्डर एज इट इज कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, और मास वैल्यूज अभी के अभी आपको बताई है सी। चलिए अब आ जाइए एटम पे। ये कुछ बेसिक डिस्कशन हुआ पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स को लेके। अब हम फिर से एक बार एटम को रिवाइज करते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि यहाँ से करनी है हमें कुछ चीज़ें अब रिलेट नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो देखिए, एटम के लिए मैंने कल ही बताया था, इसका जनरेशन हुआ था एक ग्रीक वर्ड से, और वहाँ इसका साउंड कैसा था? एटम। हम लोगों ने इसको शुरू किया बोलना, लाइक जो अपने डिस्कवरर्स थे, वहाँ ग्रीक में कैसे इसको बोला जाता था? एटोमियो, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, एटोमियो। और अगर इसको स्प्लिट किया जाए तो इट इज ए एंड टॉम, और वहां इसको इनिशियल लिखा गया था एटोमियो। ये लीजिए, ए का मीन्स है यहां पर नॉट, एंड टोमियो इज इंडिकेट्स फॉर व्हाट? डिविजिबल।
मतलब होल ओवर अगर मैं कहूं तो कहा जाएगा नॉट डिविजिबल और अनकटेबल। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये थे जनाब डाल्टन, जिन्होंने बहुत डांट खाई थी, इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाई या डांट खा खा के जो आज तक भी यूनिवर्सल हैं। कौन थे ये? मिस्टर डाल्टन। आ जाओ, अब देखते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग भी आपको पता चल गया। इट्स एन इनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। क्लियर है ये बात तो बहुत अच्छे से। चलिए, अब ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी? 1813 to 1808 के बीच में। अब कंसीडर किया जाता है कि सारा मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से ही बना होता है। इन्होंने कहा कि जो सारा मैटर है यूनिवर्स में वो स्मॉल पार्टिकल से ही बना होता है, और ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स का कंजम्पशन ही क्या कहलाता है? एटम। तो होपफुली इन्होंने कहा फिर तो मेरी डिस्कवरी गलत नहीं है, मैं अपनी जगह पर बहुत सही हूँ। तो ठीक है, इनकी थ्योरी के लिए इन्होंने किया, एक थ्योरी अप्लाई की अपने ही नेम से। पुराने साइंटिस्ट सारा यही करते थे कि कुछ भी इन्वेंट किया और वहाँ अपना नेम दे दिया, उनके नेम से थ्योरी जनरेट हो गई। तो चलिए देखते हैं उनकी थ्योरी थी क्या। उन्होंने कहा कि एटम इज एन स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। कहाँ पार्ट? केमिकल रिएक्शंस में। दूसरी चीज उन्होंने कहा, एटम नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो कुछ कुछ अब थर्मो वाली बातें भी आ रही हैं। चलिए, देन इन्होंने कहा कि जो एटम है उसके अंदर जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसे की जाएगी। नाउ कम टू द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, क्योंकि उसी को आप कहते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सो ऑन। अब ये चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं और क्या होती हैं, तो देखिए, सबसे पहले एटम का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बताऊं तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सी। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर मैम ये A क्या है, X क्या है एंड 2 क्या है। तो ये जो A मैंने यहाँ इसकी अपर लिमिट में मेंशन किया है, दिस इज मास नंबर। C क्या है ये है मास नंबर, ठीक है। अब जो Z है, दिस इन द लोअर लिमिट, ये जो Z है ये है एटॉमिक नंबर, फाइन। और ये जो इन बिटवीन इसके लिखा है x, जिसकी अपर एंड लोअर लिमिट्स आपने दी, ये जो x है ये क्या है यहाँ पर? एक सेकेंड, दिस x इज द एटम जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जो कोई भी सिंबल होगा। अब ये यहाँ पर कोई भी हो सकता है एज पर द एलिमेंट। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। जो अपर लिमिट में मेंशन होता है दैट इज द मास नंबर, और ये जो लोअर लिमिट में मेंशन होता है z, दिस इज द एटॉमिक नंबर। चलिए, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1 to 1 हम एक एक चीज को, दैट इज मास नंबर। अब मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी बताया, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, ठीक है। सो मास नंबर में क्या क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये जो है A, ये क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछ लिए जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई, आपको होल ओवर एटॉमिक नंबर दिया होता है और आपसे क्या पूछा जाता है, या फिर एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर भी गिवन है, और आपसे पूछा जाता है कि इस एलिमेंट के अंदर बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। तो 1 to 1 हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। अब देखिए, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। बिल्कुल, दोनों टर्म्स याद रखनी है, मास नंबर पूछ लिया जाए या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछ लिया जाए, बात एग्जैक्टली सिमिलर है, क्योंकि यहाँ आप किसको काउंट करते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के सम को, इसलिए होल ओवर इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स भी। चलिए, देन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। होल ओवर रिप्रेजेंटेशन इज लाइक व्हाट? N प्लस P। अब जो एक और बात है मास नंबर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है एज पर द एग्जामिनर्स प्रियर लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है कि इसका जो रिजल्टेंट निकलता है, मतलब जो मास नंबर होता है, क्या वो फ्रैक्शनल हो सकता है? तो याद रखना है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये लीजिए,
मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। आइए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से, कैपिटल Z। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज समहाउ कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स काउंट होंगे इसमें, जबकि उसमें आप क्या क्या काउंट कर रहे थे? न्यूट्रॉन्स भी एंड प्रोटॉन्स भी। साथ साथ ये न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। जैसे उसको कहा जाता था न्यूक्लियंस, इसको कहा जाता है बाय द अदर नेम दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ये बात? चलिए अब अगर न्यूट्रल एटम के लिए बात की जाती है, ध्यान रखनी है ये बात, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉर न्यूट्रल एटम, तो याद रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही इक्वल होंगे, क्योंकि वहां क्लियरली मेंशन किया गया है फॉर न्यूट्रल एटम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो आप यहां से एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रोटॉन्स काउंट करने हैं, और एज द स्पेशीज इज न्यूट्रल तो आपको पता चल गया प्रोटॉन्स वहां पर नहीं है, तो यहां आपको क्या करना है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं वही सेम वहां पर प्रोटॉन्स की भी संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट में पूछा जाता है, न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट में बात समझ आ गई। अब अगर पूछ लिया जाता है चार्ज स्पेशीज के लिए या फिर चार्ज एटम के लिए, तो याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे? Z माइनस चार्ज ऑन एन एटम। फॉर चार्ज स्पेशीज इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z माइनस चार्ज ऑन एटम, और Z आपको पता है क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस कर दोगे? सिर्फ चार्ज। तो होल ओवर चार्ज स्पेशीज के लिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से फाइंड आउट हो जाएंगे, और यहां पर Z क्या होगा? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात सिर्फ याद रखना, इसमें कंफ्यूज ना होना कि आप पूरे की पूरी एंटाइटी को यूज कर लो। नहीं, अगर आपने पूरी एंटाइटी यूज कर ली तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द प्रोटॉन्स। चले आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपको। ये लो, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का आइसोटोप लिया है मैंने, और आइसोटोप कौन सा लिया है? 35। क्लोरीन के कितने आइसोटोप स्टेबल हैं? 35 एंड 37। यहां मैंने बात की है आइसोटोप 35 के रिस्पेक्ट में। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, प्रोटॉन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब ये देखो, ये क्या है यहां पर? Z, और ये है A। अभी पढ़े हम लोगों ने कि जो लोअर लिमिट में लिखा है वो तो है Z, और जो अपर लिमिट में लिखा है वो है A। A क्या है? मास नंबर, और ये है एटॉमिक नंबर। तो चलो फटाफट से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों आइडेंटिफाई करते हैं क्लोरीन आइसोटोप के लिए। तो न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं, सबसे पहले Z निकालो यहां से। वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, तो ये लीजिए 18 प्लस 17 कर दूं तो आपके पास आ गया दैट इज 35। चलो तो आपने निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 18, प्रोटॉन्स आर 17 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 17। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई इलेक्ट्रॉन्स निकालने में। अब देखिए एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इस फेज में बताना है। जब सेम आइसोटोप के लिए बात होती है तो ये बात याद रखना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर कभी भी सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। तो ये बात तो पता है, हमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ी थी इनऑर्गेनिक के सेशन में, तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे, और वहाँ आपने देखा था एज पर द एलिमेंट प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट लेवल, वहाँ उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते थे, ईदर बाय 1, 2 एंड मोर। तो यह पता है आपको कि वहाँ जैसे ही उसने नेक्स्ट शेल में शिफ्ट किया, वहाँ जाते ही उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था। वहीं से ये चीज़ क्लियर हुई थी कि किसी भी एलिमेंट में दो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हैं तो उनका एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये लो निकाल लो,
मास नंबर कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, मास नंबर दिया है आपको 35 और एटॉमिक नंबर है 17, कितना बचा 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे कितने आ गए 18। अब जब ये निकाल लिया तो प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं 17, और मैंने अभी इनिशियल में बताया कि एज पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लीजिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब न्यूट्रल स्पेशीज और चार्ज्ड स्पेशीज के रिस्पेक्ट में बात की थी, तो चार्ज स्पेशीज भी देखते हैं। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x-2 इज 16, क्या कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x-2 स्पेशीज के अंदर अगर 16 दे रखे हैं, तो आपसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x+2 स्पेशीज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि पहली चीज तो ये कि -2 से +2 में कन्वर्जन है, बात समझ में आई, और -2 के लिए आपको गिवन है दैट इज 16, और ये जो 16 गिवन है ये प्रोटॉन के नंबर दिए हैं उन्होंने, और आपसे क्वेश्चन में किसके नंबर्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ क्या बात रखनी है याद, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अभी कि अगर चार्ज स्पेशीज के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलर रखना है, बट यहाँ पर चार्ज में से उसको माइनस कर देना है। तो आप देखिए यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, और हमेशा बताया है कि +2 स्पेशीज का मतलब वहाँ प्लस लगा है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन्स वहाँ क्या करने हैं, कम करने हैं, ऐड नहीं करने हैं, ये जस्ट रिवर्स चलता है। तो +2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 16 - 2 कितना हुआ 14, तो ये लीजिए चार्ज स्पेशीज के लिए आंसर आपका आ गया 14। बात समझ में आ गई, ये लीजिए, ये लो चेक कर लो, इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं। सोल्यूशन से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x-2 इज 16 एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन। आपने फाइंड आउट किए +2 के लिए, तो यू हैव टू -2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन स्पेशीज। 16 - 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 14। चले नेक्स्ट, आइए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। इफ कार्बन 12 एटम, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कार्बन 12 के लिए। इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, इलेक्ट्रॉन का मास करना है जस्ट डबल, और प्रोटॉन का करना है हाफ। अब देखो इसमें एक चीज अच्छी है कि दोनों ही चीज किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, एक डबल करना है एक हाफ करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, एज पर द क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स आर डबल्ड एंड द प्रोटॉन्स आर हाफ्ड, यही कहा गया है। तो चलो अब कर लेते हैं इसको एक बार क्लियर। अब आपको पता है कार्बन के रिस्पेक्ट में जब बात हो रही है तो इन द इनिशियल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इस पे नहीं जाती कि हाउ इट बिकम्स 3 and 12, सबसे पहले हम इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो आपको पता है कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 एंड न्यूट्रॉन भी 6 इन द इनिशियल। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डबल्ड। सो अगर मैंने यहाँ जस्ट इसको डबल किया तो क्या मैं इसको -2 कर दूं, ये लो, तो आपके पास आ गए डबल्ड, एंड द प्रोटॉन्स आर जस्ट हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये लो रिजल्टेंट 3 आ गया। न्यूट्रॉन्स को हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि न्यूट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में कोई बात ही नहीं की गई है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया है आपको परसेंट चेंज निकालना है कार्बन का। अब आप परसेंट चेंज जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन का होल ओवर मॉलिक्यूलर मास क्या था, 12 था या नहीं। अब आप देख रहे हैं यहां पर अगर मैं मास की बात करूं, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, इनिशियल में था 12, बाद में क्या हुआ है, आफ्टर अ चेंज इट बिकम्स 9, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आपने कहा डिफरेंस इन मास इज इक्वल्स टू हाउ मच, 12 - 9, क्योंकि इन द इनिशियल इट इज 12 देन इट इज 9। अब आप क्या करोगे, आपके पास रिजल्टेंट मास आ गया 3।
अब क्या करना है, हमें यहाँ परसेंटेज चेंज में अप्लाई करना है। क्या चेंज होगा कि ये जो 3 आया दिस डिवाइडेड बाय द इनिशियल दैट इज 12 जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है इनटू 100, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज यहाँ पर। सो फॉर द परसेंटेज यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। तो सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, 3 4 are 12 एंड 4 is 25। क्या आ गया रिजल्ट? 25%। बात समझ में आ गई? ये केस था सिंपल सा। बस आपको ध्यान रखना था कि इलेक्ट्रॉन जो है डबल किए जा रहे हैं, प्रोटॉन्स को हाफ किया जा रहा है। और आपको यहाँ क्योंकि मास पूछा गया था, परसेंट मास चेंज इन कार्बन 12, तो आपने इनिशियल और जो फाइनल था उन दोनों को रिवर्स किया और आपने कहा कि सबसे पहले हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया। हमारे पास डिफरेंस आया 3, हमने उसको जो इनिशियल मास था जो कार्बन का होता है दैट इज 12 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से। ये लो, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। Assuming that the atomic weight of carbon 12 is 150 unit, atomic weight assume किया है एक बार के लिए कि 150 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। Then according to this assumption weight of O16 क्या होगा? चलो अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, 12 AMU यूनिट्स के लिए बात करोगे। क्यों 12 के लिए बात करोगे? क्योंकि आप देखिए स्पेशीज आपको क्या दी है, कार्बन 12, तो ये लीजिए 12 के लिए जब 150 यूनिट्स दिया हुआ है तो होपफुली 1 के लिए हम निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक मैथ्स है, आई थिंक बेसिक टू बेसिक मैथ्स है। 12 का 150 है, 1 के लिए निकाल लो 150/12, ये लो। लेकिन यहाँ आपने ये निकाल लिया, आपको निकालना किसके लिए है, O16 के रिस्पेक्ट में। तो आप कितना लोगे, 16 AMU। क्या कर दोगे, जो 1 के रिस्पेक्ट में लिया था 16 मल्टीप्लाई बाय 150/12। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आंसर इज 200 यूनिट्स फॉर O16। आ गई बात समझ में? चलो बेसिक मैथ्स थी, सिर्फ कोरिलेट करना आना चाहिए। उन्होंने बोला भाई कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने अज्यूम कर लिया 150 यूनिट्स है एटॉमिक टेबल से, ठीक है। अब आपको O16 की निकालना है, तो क्या दिक्कत थी, 12 के लिए 150, 1 के रिस्पेक्ट में निकाला। अब पूछा है 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होल ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब नेक्स्ट टर्म देखनी है एटॉमिक वेट। तो अभी देखो मैंने आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए 2-3 टाइप के, तो वही पूछे जाते हैं उस बेसिक टर्मिनोलॉजी फंडामेंटल पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल्स क्यों लिए हैं साथ साथ, जिससे आप टॉपिक के साथ ही उस पॉइंट को कवर करते चलो, आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ तो आप रिलेट कर पाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो वहाँ आपको आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। चलो एटॉमिक वेट, नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या है, इट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स। दिस इज व्हाट, दिस इज एन एवरेज वेट ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स, उसको आप कहते हैं एटॉमिक वेट। जैसे कार्बन, मैंने क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात की थी, 2 आइसोटोप 35 एंड 37, और क्वेश्चन में आपसे एक ही आइसोटोप का पूछा गया था तो आपने काउंट किया 35। लेकिन अगर दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा गया होता तो आप क्या करते, वहां पर दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट को प्लस कर देते और उनका एवरेज निकाल लेते। चलो अब देखो, लेट अस अज्यूम, मान लिया कि मेरे पास कोई 3 आइसोटोप है, और वो 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं, Y1, Y2 एंड Y3। तुम्हारा मर्जी करे वो नेम ले लो, मैंने Y लिया, तुम कुछ भी ले लो, A B C, और भी कुछ कोई और अल्फ़ाबेट रह गया हो तो वो ले लो, छोटा हिंदी वाले अल्फ़ाबेट्स ले लो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और उनके आइसोटोपिक वेट्स क्या हैं, W1, W2 एंड W3। अब बोलना मैम यहाँ W क्यों ले लिया, क्योंकि मैं वेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तुम्हारा मन करे कुछ भी ले लो, जस्ट अज्यूम किया जा रहा है समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालनी है इनकी परसेंटेज पॉसिबिलिटी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी, और या फिर कह लीजिए रेशियो ऑफ अकरेंस, ठीक। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ये आया x1, x2 एंड x3। अभी समझो सिर्फ क्या कहा, फिर से सुनो। मेरे पास ये 3 आइसोटोप्स हैं, अज्यूम किया मैंने आइसोटोप Y1, Y2 एंड Y3। उनके एटॉमिक वेट्स मैंने ले लिए हैं W1, W2 एंड W3, और फिर मैंने कहा कि उनका जो रेशियो ऑफ अकरेंस है वो क्या है, x1, x2 एंड x3, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर करना क्या है,
सो आप इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे। एवरेज करने के लिए क्या कर दोगे, W1X1 प्लस W1X2 प्लस W3X3। सिंपल सा एवरेज निकालने का यही तरीका होता है, वही सिंपल तरीका लगाना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई गई है, बस रिलेट करनी है तीनों चीजें। क्या क्या, आइसोटोप, आइसोटोपिक वेट और उनका रेशो। चलो, होल ओवर डिवाइडेड बाय व्हाट, द सम ऑफ देयर रेशियोज। एग्जाम्पल से देख लें, मैंने कौन कौन सा आइसोटोप बोला था, मैंने कहा क्लोरीन का आइसोटोप 35 एंड 37। अब यहाँ आप इसको प्रोबेबिलिटी रेशो निकाल के दिखा दीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वो पूछ लें प्रोबेबिलिटी रेशो तो भी बात वही है, या फिर इसकी जगह वो आपसे यहाँ पर पूछ लेते रेशो ऑफ ऑकरेंस बताइए, तो भी आपको यही लिखना था, कोई नई चीज़ नहीं लिखनी थी। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है परसेंटेज पॉसिबिलिटी, ये नेम हो, ये नेम हो, या फिर वो थर्ड नेम हो, तीनों केस में एवरेज ही निकालना है। ये नहीं कि रेशो लिख के नहीं दिया तो पता नहीं क्या करना है, एवरेज ही निकालना है। तो सॉल्व करो। अब आप देखो, क्लोरीन 35 के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है 75% एंड इन द केस ऑफ क्लोरीन 37 आइसोटोप 25%। तो यहाँ हमें क्लियरली विजिबल है कि रेशो इज नियरली अबाउट व्हाट, 3:1। 75 to 25 is 3:1। रेशो निकालते हैं, क्या करोगे, आइसोटोपिक वेट 35 into 3 प्लस 37 into 1, दो आइसोटोप्स हैं हमारे पास। होल ओवर क्या करना है, हमें रेशो को ऐड करना है और ऐड करके डिवीजन करना है। सो इट इज़ व्हाट, 3 + 1। कैलकुलेट कर लो, बेसिक मैथ्स तो आती है। 142 को 4 से डिवाइड तो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो देखो ये रहा, द रिजल्टेंट इज 35.5। तुम ये सॉल्व करके देखते रहना। मीनिंग समझ में आ गया सारा। चलो एक और एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल क्या, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने लिया है ब्रोमीन का आइसोटोप। तो देखो ब्रोमीन का आइसोटोप 79 और 81। ब्रोमीन के आइसोटोप कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 79 और 81। तो यहाँ रेशो जो गिवन है दैट इज 1:1। क्यों है ये 1:1, ये देखो, ये देखो, ठीक है। चलो आ जाओ, कैलकुलेट कर लोगे। 1:1 रेशो है तो क्या रहा, 79 into 1 प्लस 81 into 1 होल ओवर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 160 से डिवाइड कर सकते हो या 160 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल तरीका करना है। 160 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 80। सिंपल मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, ये तो हमें आते ही है ना। चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक तुमने आइसोटोप देख लिए, अब मैं तुम्हें वैल्यूज़ दे रही हूँ। यहाँ पर वैल्यूज़ का एवरेज निकालना जानते हो। अब मैं बस यहाँ पर क्या चेंज करने वाली हूँ, टर्म चेंज कर दूंगी। टर्म क्या होगी, यहाँ केमिस्ट्री के फॉर्म में आइसोटोपिक वेट, आइसोटोपिक रेशियो और आइसोटोप्स। तो देखो, एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटोप्स एंड देयर आइसोटोपिक वेट्स आर व्हाट। यहाँ आपका W1, W2 एंड W3 क्या गिवन है, 11, 12 एंड 13। ये देखो, एंड देयर परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस इन नेचर, यानी कि रेशो आपका जो गिवन है वो क्या है, 85, 10 एंड 5। ठीक है। देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट आपको निकालना है, निकालो फटाफट। आओ, क्या करोगे, वही दोनों चीज़ आपको गिवन है। 85 into 11 प्लस 12 into 10 प्लस 13 into 5। और होल ओवर डिवीजन किससे दोगे, किसको ऐड करोगे, 85, 10 एंड 5 जो रेशो दिया हुआ है। तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करके तो आ गया 100। और ऊपर वाले सॉल्व करो, ये आ जाएगा कुछ 935। 12 into 10 is 120, 13 into 5 is 65। ठीक है, अब कर लो डिवाइड। एवरेज वेट निकालना है, 100 से डिवाइड कर दो 1120 को। होल ओवर रिजल्टेंट इज 11.2। तो अब कैसे भी आ जाए, सॉल्व आराम से कर लोगे। 3 से 4 एग्जाम्पल्स देख लिए हमने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। चलिए
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। किसका परसेंटेज पूछा है? ड्यूटेरियम का पूछा गया है हैवी वाटर में। अब पहले तो मुझे बताओ कि ये ड्यूटेरियम है क्या? याद आया कुछ कि ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ड्यूटेरियम को लेके रिप्रेजेंटेशन कैसी है? इन द केस ऑफ प्रोटियम इज 1H1, इट इज 1H2 एंड दिस इज 1H3। ये लो, और आपसे पूछी है 1H2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो D2O हैवी वाटर जिसको आप कहते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखा कि हैवी वाटर का फॉर्मुलेशन क्या है? दैट इज D2O। और हमसे पूछा गया है किसके लिए? ड्यूटेरियम के लिए। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1H2 होल ट्वाइस, तो ये हो गया क्या? D2O का फॉर्म और O16। ठीक, चलो अब आपने क्या करा कि हाइड्रोजन ये 2 हो गए, 2 फॉर दिस, और होल ओवर 2 है तो +2, ये आ गया 4, और ऑक्सीजन का क्या है? 16 + 16, तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर वेट तो आपने निकाल लिया, आ गया 20। ठीक है, रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया? 20 आ गया। ये जो 16 है आपका, आ जाइए, ठीक है। 20 मॉलिक्यूलर वेट निकाला। अब आपको होल ओवर क्या निकालनी है भाई? परसेंटेज निकालनी है। निकालो। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो ये देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ड्यूटेरियम हैवी वाटर, तो आपने कहा 4, फिर क्या करते हैं? अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना निकाला अभी? 20, और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, कर दो 100 से मल्टीप्लाई। ये लो, अब इसको डिवीजन और मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से 20 और 5 20/, तो कितना आ गया? 20%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? आइसोटोप्स। ये नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जो अब हमें पढ़ना है। क्या है? आइसोटोप्स। किन्होंने दिया था? मिस्टर सोडी। अब देखो नेम पंजाबी है सोडी, लेकिन बंदा पंजाबी नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सोडी जी ने क्या बताया? सोडी जी ने कहा कि सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होगा। सोडी जी के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, और सोडी जी ने कहा आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम तो एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, ठीक है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इनका न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा। अब यहां जो चक्र घूमेगा वो यही घूमेगा, सेम और डिफरेंट वाला, और तुम्हें होना है कंफ्यूज, क्योंकि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें कंफ्यूज नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो बस अब चीज़ें लिखते जाओ जैसे मैं बता रही हूँ। मेक अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सुनते ही याद आ जाने चाहिए 100। देखो सेकंड लेटर में ही आ रहा है 100, मतलब सोडी जी। सोडी जी को आप रख दो साइड में, इनका इतना ही काम था, बस नाम जानना था। सोडी जी के काम सुनो। अब सोडी जी ने कहा है सेम एटॉमिक नंबर यानी कि Z सेम होगा। फिर कहा डिफरेंट मास नंबर यानी कि A, ये क्या है? डिफरेंट होगा। आओ लिखो इसको, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। साथ साथ वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है जिसको आप Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सेम होगा। एक ही बात है, ये और ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होते हैं? A-Z। A-Z से ही आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई कर रहे थे अब तक, वो होंगे डिफरेंट, ठीक है। 4 बात आपको समझ तो आ गई, लेकिन अभी भी हो कंफ्यूज, तो चलो लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से चीज हो जाएगी क्लियर। मैंने फिर से 2 आइसोटोप लिए हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्या निकालोगे?
इन आइसोटोप्स के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अभी सीखे थे, फटाफट से अप्लाई कर देते हैं उस पार्ट को। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालोगे तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, a माइनस जेड कर दो, 35 माइनस 17, ये लो 18 न्यूट्रॉन आ गए ये। और इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे क्लोरीन 37 के रिस्पेक्ट में, तो फिर से आपको वही सेम चीज अप्लाई करनी है, दैट इज a माइनस जेड मीन्स व्हाट, 37 माइनस 17, ये लो कितने आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 20। अब बचा क्या है, प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, फटाफट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल दो, कितने हो गए 17 एंड 17, ये लीजिए, सही है अभी तक। तो बस यही कहा गया कि भाई सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। मास नंबर देख लो 35 और 37 यानी कि 35 एंड 37, डिफरेंट है, बिल्कुल है। एटॉमिक नंबर सेम है, 17 एंड 17 बिल्कुल है। न्यूक्लियर चार्ज सेम है, बिल्कुल है, आपने चेक किया है अभी, क्रॉस चेक किया, लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, हमने दोनों में कैलकुलेट किया अभी, एक में 18 हैं, एक में 20। बात समझ में आ गई। तो ये आप कैसे चेक करेंगे आइसोटोप्स में कोरिलेशन से, तो यहाँ ये बात कही थी हमारे सोडी जी ने। चलिए सोडी जी ने और क्या कहा, ये कहते हैं कि आइसोटोप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे, तो देखिए आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E बाय M। क्या था ये E बाय M, दैट इज चार्ज बाय मास रेशो, पढ़ा था हम लोगों ने। E बाय M इज सिंपली व्हाट, चार्ज बाय मास। तो इन्होंने कहा कि आइसोटोप्स का कभी भी सेम E बाय M वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मास वेरी करेगा। वेरी कैसे करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आप कहेंगे मास वेरी करेगा, इसलिए कभी भी E बाय M रेशो सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, मास आप कह रहे हैं कि मास वेरी करेगा, मैंने अभी बताया कि जैसे ही नेक्स्ट शेल में शिफ्ट करेगा, एक एलिमेंट है यहाँ बैठा है, जैसे ही नेक्स्ट ऑर्बिट में गया एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और अगर मैं कह रही हूँ वो बैक वाले में गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक हुआ, दो हुआ, एज पर द टेंडेंसी। भाई रिसीवर की टेंडेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, और देने वाले की कितनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है, उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। वही पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट जो पढ़ चुके हो। तो वही फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि आइसोटोप्स जो है वो कभी भी सेम E बाय M रेशो नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर मास वेरी करेगा एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट देयर मास वेरीज। ये लो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अभी बताए थे किसके आइसोटोप हैं ये, हाइड्रोजन बाबा के। ये है हाइड्रोजन जी, इन्होंने 3 आइसोटोप 1H1, 1H2 एंड 1H3, तीनों के फटाफट से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तीनों के रिस्पेक्ट में ही क्या है 1, प्रोटॉन 1, और न्यूट्रॉन अगर मैं पूछ लूं तो आप कहेंगे प्रोटियम में तो कितने होंगे 0। यही चीज है जो देखनी है, प्रोटियम के केस में कितने होंगे 0, ड्यूटेरियम के केस में 1 एंड इन द केस ऑफ ट्राइटियम इट इज 2। अब E बाय M अगर मैं यहां आपसे पूछ लूं तो E बाय M कैसे निकालोगे, मास बाय चार्ज, चार्ज बाय मास। तो ये देखो 1:1, 1/2, 1/3, तो तीनों के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो क्या है, यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, देख लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद सुनना है कि जो प्रोटियम है यानी कि 1H1, प्रोटियम को कैसे डिनोट करते हैं 1H1, ओनली नॉर्मल हाइड्रोजन जिसके अंदर n = 0 होगा, यानी कि क्या मतलब है, कोई भी न्यूट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटियम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ड्यूटेरियम को हम आप कहते हैं हैवी वाटर और हैवी हाइड्रोजन, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं D से।
बिल्कुल, ये जो 2 लाइंस मैंने यहाँ पर आपको अभी बताई हैं, मैं कहूँगी प्लीज़ मेंशन इन योर नोटबुक्स, क्योंकि इन दोनों लाइंस के ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ड्यूटेरियम को आप क्या कहते हैं? हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन, रिप्रेजेंटेशन इज डी, एंड इन द केस ऑफ प्लूटियम देयर इज नो न्यूट्रॉन्स। यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोजन से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आइसोबार्स। पहले पढ़े आइसोटोप्स, अब पढ़ने हैं आइसोबार्स। कौन थे ये? किसने इसको दिया? ये थे जनाब एस्टन, वो थे सोडी जी, ये हैं एस्टन। एस्टन ने क्या कहा? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये लीजिए, मास नंबर इज सेम बट द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ये है आइसोबार। ठीक है, इनके अंदर साथ साथ आइसोबार्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी होते हैं, बट जो सम होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का वो हमेशा सेम होगा। टर्म देखिए, जो मीनिंग मैं कहना चाह रही हूं दैट इज व्हाट, कि डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो सम होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का वो हमेशा सेम होगा, जिसको आप एक टर्म देते हैं दैट इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आर सिंपली व्हाट? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड इट इज ऑलवेज सेम इन द केस ऑफ आइसोबार्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। 1H3 एंड 2H3, कोई भी, लेट अस अज्यूम 1H3 एंड 2H3, हम एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर लिए, 1 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ आपने निकाल लिया इस केस में। अब आपको क्या निकालने हैं? न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं, और न्यूक्लियॉन्स में मैंने अभी बताया दोज आर व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ऐड कर दो, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 2, कितना आ गया? इस केस में तो आ गया 3, और इस केस में भी आ गया 3। तो आप ये देखिए, भले ही ये 2 डिफरेंट आइसोटोप थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टर्म थी जो आइसोबार को रिलेट कर रही थी, मीन्स व्हाट? दैट द न्यूक्लियंस आर सिमिलर। और देख लीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें भी सेम वैल्यू है और उसमें भी सेम वैल्यू आई है। यह भी कैलकुलेट करके अपन ने चेक कर ली। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट टर्म है आइसोबार से रिलेटेड, एक स्टेटमेंट जो याद रखना है वो क्या है? आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी ना फिजिकल सेम होती है, ना ही केमिकल, और ना ही इनकी E/m वैल्यू सेम होगी। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट्स मैं बता रही हूँ इनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर आल्सो कि they do not have same value of E/m and they also do not have the same chemical and physical properties in any aspect. Those are called what? Isobars. Who they given? Mr. Aston. अब नेक्स्ट पढ़ना है आइसोडाइफर्स। ये एक अलग टर्म है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज आइसोडाइफर्स। इसको क्या कहा जाता है? ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, लेकिन इनके अंदर सेम डिफरेंस होता है। यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन की ही बात चलेगी, लेकिन सेम डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो चलिए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ बोरोन और कार्बन का, अलग अलग आइसोटोप लिया है इस बार मैंने। एक आइसोटोप लिया बोरोन 11, एक आइसोटोप लिया है कार्बन 13। तो बोरोन के केस में सबसे पहले क्या चेक करना है? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लो। ये निकालना आ गया 5 6 5, फटाफट से कैलकुलेट कर लिए। कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालो, प्रोटॉन निकाले, न्यूट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो चेक करनी है कि ये स्पेशीज आइसोडाइफर्स हैं या नहीं। कैसे चेक करोगे? क्या कहा है? सेम डिफरेंस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिवीजन करके देख लीजिए। 5 and 6 क्या आया? 1। यहाँ आप देखिए 7 and 6 क्या आया? 1। तो बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिमिलर है। सो दोज स्पेशीज आर नोन एज आइसोडाइफर्स। ठीक है, चलो
नेक्स्ट इज आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पेशीज और आइसोटोनिक। तीनों ही टर्म के केस में एक ही मतलब है। आइसोटोन बोल दे, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पेशीज के फॉर्म में पूछ ले, या फिर आइसोटोनिक के टर्म में पूछ ले, एक ही मतलब है। क्या मतलब है उसका? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स काउंट होंगे यहाँ पर, और वो भी सिमिलर होंगे। आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक, एज द वर्ड ऑल्सो इंडिकेट्स इन द नेम कि यहाँ पर क्या है? टोन्स। न्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक, तो हमें साउंड कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूट्रॉन्स का आ रहा है, तो आप यहाँ पर रखेंगे कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। तो चलो एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं एक बार। एग्जाम्पल लो, मैंने एक स्पेशीज़ ये ले ली, ये आइसोटोप 1H3 और दूसरा हीलियम का। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है और दूसरा आइसोटोप है हीलियम का। फटाफट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दो, और तुम्हें क्या देखना है कि यहाँ पर इन दोनों आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन निकालते हैं। इसके केस में प्रोटॉन आ गया 1, इलेक्ट्रॉन भी आया 1, और न्यूट्रॉन निकाला तो इस हाइड्रोजन आइसोटोप में आया है न्यूट्रॉन 2। अब चेक करना है मुझे हीलियम वाले में। ठीक है, हीलियम में चेक करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन 2 आ गया, इलेक्ट्रॉन भी 2 आ गया, और न्यूट्रॉन भी 2 आया है। अब मुझे चेक क्या करना है? अब मुझे रिलेट करने हैं दोनों की दोनों आइसोटोप के न्यूट्रॉन्स। ये देखो, क्या दोनों के न्यूट्रॉन्स 2 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दोज आर आइसोटोनिक इन नेचर। और आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोटोन्स, कुछ भी कह लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलें। आ जाओ, एक और एग्जाम्पल से चेक कर लो। एक और एग्जाम्पल अब मैं दे रही हूँ। एक तो है पोटेशियम का, एक है कैल्शियम का। फटाफट से सॉल्व कर दो। एक कहा है पोटेशियम, एक कहा है कैल्शियम। मुझे चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना, वो दोनों के केस में सेम आने चाहिए। फटाफट से चेक कर ले। इलेक्ट्रॉन निकालो। पहले पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन के निकाले हमने। प्रोटॉन यहाँ पर सबसे पहले 19 और इलेक्ट्रॉन 19, और आपके न्यूट्रॉन आ गए 20। कैल्शियम के चेक कर लेते हैं। कैल्शियम के केस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 20, प्रोटॉन आ रहे हैं आपके 20, और न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं 20। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? दोनों के न्यूट्रॉन से मतलब होना चाहिए। दोनों के न्यूट्रॉन देखो कितने कितने आ रहे हैं, 20 एंड 20। इसका मतलब ये दोनों आइसोटोप्स भी आपस में कैसे हैं? आइसोटोनिक नेचर के हैं। हो गया प्रूव? चलो, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है। सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको वो टर्म रिलेट कर पाओगे, यानी कि याद रहेगी किस कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई करना है। उसके लिए मैं फिर से वही कहूँगी कि सेशन को ज़रूर एक बार रिवाइज करना, फिर से देखना, अपने जो हैंड नोट्स बनाए हैं उनको भी चेक करना। चलो आ जाओ, एक और चीज़ पढ़ लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज़। अब देखो, वर्ड में ही इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, यानी कि यहाँ वेटेज होगा इलेक्ट्रॉन को। तो सीधी सीधी बात, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने न्यूट्रॉनिक में पढ़ा तो न्यूट्रॉन्स को वेटेज दिया गया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल से चेक कर लें, क्लोरीन एंड आर्गन। मैंने डायरेक्ट पूछ लिया इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें भी 18, इसमें भी 18। H2O, एक और एग्जाम्पल, H2 और NH3 में मैं अगर आपसे पूछती हूँ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? ये आ गए 10। ठीक है, और NH3 में निकालो। NH3 में 7 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10। हाँ जी बिल्कुल, दोनों आइसोटोप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है या नहीं? 10 और 10। ठीक है, चलो अब एक चीज पढ़नी है, दैट इज न्यूक्लियर आइसोमर। एक और टर्म है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियर आइसोमर। तो ये क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर्स आर आइसोमेरिक न्यूक्लियाई और द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। अब देखो, यहाँ पर A हो या Z हो, दोनों ही चीजें सेम होंगी। ये चीज बस ध्यान रखना है, वही कहलाएगा न्यूक्लियर आइसोमर।
अब जो एक चीज़ यहाँ पर जो डिफरेंट होगी वो क्या होगी, सिर्फ कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी डिफरेंट होंगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपसे पूछ लूँ तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यूरेनियम का। क्यों लिया मैंने यूरेनियम, क्योंकि बात हो रही है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ की, और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही शो करेंगे। चलिए, तो यहाँ मैंने कहा इसकी हाफ लाइफ की अगर बात की जाए तो आपको पता है 1.4 मिनट्स, जबकि यूरेनियम के केस में अगर आप रिलेट कर रहे हैं, दो आइसोटोप्स हैं X एंड Z, इसकी हाफ लाइफ आप देखेंगे तो 6.7 आवर्स। तो आपने क्या कहा कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट है तो किस में है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में इनके एनर्जी स्टेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दिस इज द मेन रीजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, और मैंने जिंक के दो आइसोटोप ले लिए और दो Br रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में ले रही हूँ। इसकी हाफ लाइफ चेक कर लेते हैं सबसे पहले, दिस एंड दिस। तो बात समझ में आ गई। चलो अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को लेके कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डबल्ड, एंड ये न्यूट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है हाफ, देन फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एंड द परसेंट बाय विच इज इंक्रीज्ड। दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, दोनों के मासेस रिलेट करो। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। तो हम टर्म में बात करें तो 6 AMU भी मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, बिल्कुल। और होल ओवर यूनिट में काउंट करूँ तो काउंट क्या करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन काउंट कर लो, टोटल AMU यूनिट कितनी आ गई, 12, 6 + 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मास जो है न्यूट्रॉन का डबल कर दिया जाए, क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे कि न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया है और इलेक्ट्रॉन का मास जस्ट हाफ कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो, न्यूट्रॉन 12 जस्ट डबल कर दिया मैंने, प्रोटॉन 6 जस्ट हाफ कर दिया, तो होल ओवर रिजल्टेंट क्या आ गया, 18 AMU। कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आओ नोट, दिमाग मतलब नोट मतलब ज्ञान की बात। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन का मास हम कैसे काउंट करते हैं, इट इज नेग्लिजिबल। सो परसेंट इंक्रीमेंट भी देखना है हमें। लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि परसेंट इंक्रीमेंट बताना है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास होल ओवर बाय इनिशियल मास, और परसेंटेज के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो वैल्यूज रखो, फाइनल मास कितना आ रहा था, 18 AMU, इनिशियल मास कितना था, 12 AMU, और डिवाइड किससे करना है, इनिशियल मास से, दैट इज अगेन 12 AMU, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर दो इसको फटाफट से, ये लो कितना आ गया, 50%। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज आपके साथ फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले सेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और इस सेशन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। इन एग्जाम्पल्स को एक बार रिवाइज करना, खुद से चेक करके देखना, फिर आपको क्लियर होंगे, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस 110% आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल मैथ्स इसमें आप अप्लाई करते हैं और इजी नंबर गेन करने की टेंडेंसी होती है। सो ये वाला सेशन फिर से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।